एक नाम, पैब्लो एस्कोबार। कुछ लोगों के लिए वो एक मसीहा था, एक संत जिसने गरीबों को घर दिए, और वहीं दूसरों के लिए वो एक शैतान था, एक राक्षस जिसने अपने ही देश को खून से नहला दिया। तो सवाल ये है कि असल में वो था कौन? चलिए आज समझते हैं कोलंबिया के इस सबसे बदनाम ड्रग लॉर्ड की कहानी, उसके बनने और बिगड़ने की पूरी दास्तां। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। $420 मिलियन। नहीं नहीं, ये पाब्लो एस्कोबार की साल भर की कमाई नहीं थी, महीने की भी नहीं। ये उसकी सिर्फ एक हफ्ते की कमाई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक हफ्ते की। और ये वो दौर था जब उसका साम्राज्य अपने पीक पर था। मतलब अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उसका ड्रग्स का कारोबार कितना कितना विशाल रहा होगा। और यहीं से शुरू होता है उसकी कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ वो था, एक पैसा रॉबिनहुड, पैसा मतलब अपने इलाके का हीरो, लोगों का रखवाला। और दूसरी तरफ वही इंसान, एक ऐसा शैतान था जिसने कोलंबिया को दुनिया की मर्डर कैपिटल के तौर पर बदनाम कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम से परिवार का लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बना तो बना कैसे? चलिए उसके सफर की शुरुआत से देखते हैं, छोटे मोटे जुर्म की गलियों से निकलकर कोकीन का बेताज बादशाह बनने तक। कहते हैं कि पाब्लो की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी, मतलब कब्र के पत्थर चुराकर बेचने जैसे कामों से। लेकिन उसका जो असली ग्रेजुएशन हुआ, वो हुआ मार्लबोरो वॉर्स में। ये सिगरेट तस्करी का दौर था, और यहीं पर उसने दो सबसे जरूरी सबक सीखे। पहला, स्मगलिंग के रूट कैसे बनाए जाते हैं, और दूसरा, अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना काम कैसे निकाला जाता है। और फिर आया 70s का दशक, जब पाब्लो को एक चीज साफ नजर आ गई कि आने वाला जमाना मारिजुआना का नहीं, कोकेन का है। देखिए, एस्कोबार सिर्फ चालाक नहीं था, उसकी किस्मत भी उसके साथ थी। वो सही वक्त पर सही जगह पर था। उस दौर का कोलंबिया कैसा था? सरकार एकदम कमजोर, और देश का जो पहाड़ी इलाका था वो स्मगलर्स के लिए समझिए जन्नत था। बस इन्हीं हालातों ने पाब्लो को वो मौका दिया, वो माहौल दिया जिससे उसका साम्राज्य इतना फल फूल सका। उसको सिर्फ एक ड्रग डीलर समझना भूल होगी, वो तो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सीईओ था। बस फर्क इतना था कि उसका प्रोडक्ट गैर कानूनी था। जरा सोचिए इस ऑपरेशन के बारे में। कच्चा माल यानी कोका की पत्तियां आती थी पेरू और बोलीविया से। कोलंबिया की लैब्स में उसे प्रोसेस करके कोकीन बनाया जाता। फिर बहामास के रास्ते ये सीधा पहुंचता था अमेरिका के सबसे बड़े बाजार मियामी में। मतलब क्या कमाल का सप्लाई चेन मैनेजमेंट था ना। बस सब कुछ इलीगल था। तो सवाल फिर वही, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा नेटवर्क, एस्कोबार ने इसे चलाया कैसे? इतने सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखा कैसे? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही बेरहम फिलॉसफी में छिपा है। प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब सिल्वर या लेड, यानी चांदी या सीसा। ये हर सरकारी अफसर, हर पुलिस वाले, हर जज और हर नेता के सामने रखा गया एक सिंपल सा चॉइस था। या तो हमारी चांदी, हमारी रिश्वत लो और मुंह बंद रखो, या फिर सीसा यानी गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। बस इसी एक लाइन के खौफ पर उसने पूरे देश के सिस्टम को अपने घुटनों पर झुका दिया था। और यहीं पैब्लो के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक चेहरा वो जिसने गरीबों के लिए 2500 घर बनवाए और लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे, और फिर दूसरा चेहरा उसी इंसान का जिसने अनगिनत मंत्रियों, जजों और पुलिस वालों को बेरहमी से मरवा दिया। ये कोई दरियादिली नहीं थी, ये एक बहुत शातिर चाल थी। ये जो गरीब लोग थे ना, ये उसकी ह्यूमन शील्ड थे, एक ऐसी ढाल जो उसे सरकार से भी बचाती थी और दुश्मनों से भी। कहते हैं ना, हर बड़े किरदार की कोई ना कोई कमजोरी होती है जो उसे ले डूबती है। एस्कोबार के केस में वो कमजोरी थी पावर और इज्जत की भूख। पैसे तो बहुत थे, अब उसे चाहिए था सम्मान। और बस इसी चाहत में जब उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा, तो अनजाने में ही उसने कोलंबिया के खिलाफ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंग छेड़ दी। हाँ, 1982 में पाब्लो एस्कोबार बाकायदा चुनाव जीतकर कोलंबिया की कांग्रेस में पहुंच गया। पैसा तो अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, अब उसे चाहिए थी लेजिटिमेसी, मतलब समाज में एक सम्मानित जगह, पावर और इज्जत। और उसे लगा कि पॉलिटिक्स ही वो रास्ता है जो उसे ये सब दिला सकता है। लेकिन उसका ये पॉलिटिकल सपना बहुत जल्दी टूट गया। और तोड़ा किसने? उस वक्त के न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनीला ने। उन्होंने भरी सभा में पूरी दुनिया के सामने एस्कोबार को एक ड्रग लॉर्ड, एक अपराधी बता दिया। बस यही बेइज्जती एस्कोबार बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहीं से शुरू हुई सरकार के खिलाफ उसकी सीधी जंग।
और अब उसका मकसद सिर्फ एक था, कुछ भी हो जाए अमेरिका में उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोलंबिया ने जो देखा वो नार्को टेररिज्म का सबसे खौफनाक दौर था। सिलसिला देखिए, 1984 में उसी न्याय मंत्री को मरवा दिया गया जिसने उसकी पोल खोली थी। 1985 में M19 गुरिल्लाओं की मदद से देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया, और हद तो तब हो गई जब 1989 में एक पैसेंजर प्लेन को बम से उड़वा दिया गया। 107 बेकसूर लोग मारे गए। अब ये सिर्फ ड्रग्स का धंधा नहीं रह गया था, ये देश के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। लेकिन हर साम्राज्य का एक दिन अंत जरूर होता है, और पाब्लो एस्कोबार का साम्राज्य भी इससे अलग नहीं था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं, उसके गिरने की कहानी और वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गया। 1991 में पाब्लो ने सरकार के सामने सरेंडर किया, लेकिन ये कोई आम सरेंडर नहीं था। नतीजा क्या हुआ? उसने अपनी खुद की जेल बनवाई, एक ऐसी आलीशान जेल जिसका नाम था ला कैथेड्रल। सोचिए, उस जेल में अपना फुटबॉल फील्ड था, वाटरफॉल था। वो कैदी कहाँ था? वो तो बस एक नए शानदार ऑफिस से अपना पूरा ड्रग्स का कारोबार चला रहा था। पर यह मजाक तब खत्म हुआ जब एस्कोबार ने उसी जेल के अंदर अपने 2 साथियों का मर्डर कर दिया। अब सरकार के पास एक्शन लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। एस्कोबार वहां से भाग निकला और यहीं से शुरू हुई उसकी आखिरी भागदौड़। अब उसके पीछे 2 ताकतें थीं, एक तरफ सरकार की स्पेशल यूनिट सर्च ब्लॉक और दूसरी तरफ लॉस पेपेज। ये एक विजिलेंटे ग्रुप था जिसे एस्कोबार के दुश्मन ड्रग लॉर्ड्स ने फंड किया था, सिर्फ उसे जान से मारने के लिए। और आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को मेडेलिन शहर की एक छत पर हुई गोलीबारी में वो मारा गया। तो पाब्लो एस्कोबार अपने पीछे छोड़ क्या गया? उसकी लेगेसी भी उसकी जिंदगी की तरह ही अजीब है। पहली बात, उसकी मौत से ड्रग्स का धंधा बंद नहीं हुआ, बल्कि और बिखर गया, छोटे छोटे कार्टल्स में बंट गया। दूसरी, उसका शहर मेडेलिन, जो कभी दुनिया की मर्डर कैपिटल कहलाता था, आज वही शहर इनोवेशन और टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। और सबसे अजीब विरासत, वह अपने पीछे छोड़ गया कोकीन हिप्पोज का एक पूरा झुंड। जी हाँ, उसके प्राइवेट जू के दरियाई घोड़े, जो आज कोलंबिया के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। पाब्लो एस्कोबार वो तो चला गया, लेकिन वो हालात, मतलब गरीबी, करप्शन और ड्रग्स की जबरदस्त डिमांड जिन्होंने एक पाब्लो को बनाया, वो तो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। और उसकी ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ये जो खरबों डॉलर का ग्लोबल ड्रग ट्रेड है, इसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?